कोलकाता इस वक्त सियासी उठापटक का केंद्र बन चुका है। आपको बता दें कि चौथे चरण के मतदान के लिए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है और इस वक्त कोलकाता में जबरदस्त सियासी हलचल है। 44 सीटों पर मतदान होना है, उस पर हम चर्चा करेंगे, आपको तमाम अपडेट्स देंगे। लेकिन इस बीच आपको सबसे पहले ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एम्स में वैक्सीन की दूसरी डोज लगवा ली है और आज शाम मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना के बढ़ते मामलों पर चर्चा भी करने वाले हैं। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। जिस तस्वीर का इंतजार था वो आज सुबह आ गई। देश में कोरोना की नई लहर के बीच दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत बायोटेक के कोवैक्सीन की दूसरी डोज ली। पीएम मोदी ने 1 मार्च को पहला डोज लिया था। पीएम मोदी ने खुद ट्वीट कर देशवासियों को इसकी जानकारी दी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, आज एम्स में कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। वैक्सीनेशन हमारे पास वायरस को हराने के कुछ तरीकों में से एक है। यदि आप वैक्सीन के लिए योग्य हैं तो जल्द ही अपनी डोज लें। cowin.gov.in पर रजिस्टर करें। पीएम मोदी को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने में जो 2 नर्स शामिल थी उनमें एक पुडुचेरी की पी निवेदा है और दूसरी पंजाब की निशा शर्मा। सुबह ही हमें पता चला कि सर अपनी कोवैक्सीन की सेकेंड डोज के लिए एम्स आ रहे हैं और हमें उन्हें वैक्सीनेट करना है। हमने उनको वैक्सीन की सेकेंड डोज दी और हमें बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके और फिर उनसे थोड़ी सी बातचीत भी हुई। उन्होंने पूछा कि हम कहाँ से हैं। आज आई हैड another opportunity to meet sir to vaccinate him for the second time. I assisted Sister Nisha. Basically, I'm from Pondicherry, as already told. वैसे आज का दिन काफी अहम है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को लेकर पीएम मोदी आज शाम देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इसमें कोरोना की विकराल स्थिति और वैक्सीनेशन पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्रियों के साथ आखिरी बार पीएम ने चर्चा की थी 17 मार्च को। कुछ राज्यों में केसेस कम होने के बाद अचानक से वृद्धि होने लगी है। आप सभी इन पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ राज्यों का उल्लेख हुआ है, जैसे महाराष्ट्र है, पंजाब है। आप मुख्यमंत्रियों ने भी चिंता व्यक्त की है, सिर्फ मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है। और विशेष चिंता की आप कर भी रहे हैं और करने की जरूरत भी है। 17 मार्च के बाद से अब तक स्थिति और विस्फोटक हो चुकी है। रिकॉर्ड तोड़ 1 लाख केस आने लगे हैं। कई राज्यों में हालात गंभीर है। हर दिन नए केस बढ़ते जा रहे हैं। मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 59,907 नए मामले सामने आए हैं और 322 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में 5,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 20 लोगों की मौत हुई है। यूपी में पिछले 24 घंटे में करीब 6,000 कोरोना मरीज मिले हैं और 40 लोगों की मौत हुई है। ये हालात बिगड़ चुके हैं। ज्यादातर राज्यों को संक्रमण रोकने के लिए सख्ती करनी पड़ रही है। नाइट कर्फ्यू नहीं, सीमित लॉकडाउन लगाना पड़ा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 19 अप्रैल तक कंप्लीट लॉकडाउन है। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा, शिवपुरी जैसे शहरों में वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू सभी शहरों में लगा दिया गया है। यही पंजाब में हुआ, जहां सभी जगह पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। लेकिन क्या कोरोना को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू काफी होगा? आज पीएम और मुख्यमंत्रियों की बैठक में कोरोना के खिलाफ आगे की लड़ाई की कोई रणनीति सामने आ सकती है। आज तक ब्यूरो। आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक करने वाले हैं। इस बीच हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, एक और कोरोना के बढ़ते मामले चिंता बढ़ा रहे हैं, लेकिन चिंता इस बात की भी है कि लोगों ने ढिलाई बरतना शुरू कर दिया है। ऐसे में कई शहरों में लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं, दिल्ली भी उनमें से शामिल है। आज शाम की बैठक में क्या अहम एजेंडा रहने वाला है? क्योंकि मैं इस वक्त कोलकाता में मौजूद हूँ और यहाँ मैंने देखा कि कोलकाता के बाजारों में, यहाँ की चुनावी रैलियों में पब्लिक डिस्टेंस नहीं मेंटेन कर रही, मास्क नहीं लगा रही है। देखिए, बिल्कुल
जब मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक होगी तो जरूर इस चीज पर फोकस किया जाएगा। जिस तरीके से इस वेव में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर चिंता सभी की है, सभी राज्यों के लिए चिंता की बात है। सबसे ज्यादा ये कहा जा रहा है कि 6 स्टेट हैं जहां से 70% कोरोना के केसेस आ रहे हैं, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, दिल्ली। तो ये इसको लेकर चिंता होगी और साथ ही साथ आगे क्या कदम उठाए जा सकते हैं वो, और साथ ही साथ बड़ी बात यह है नेहा कि 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कहा है कि उनके यहां वैक्सीन की कमी है, शॉर्टेज होने वाली है, उसको लेकर चिंता जताई थी। तो कहीं ये सभी मुख्यमंत्री जो है प्रधानमंत्री के सामने जब ये बात रखेंगे तो उसको लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से क्या कहा जाएगा, ये एक बड़ी बात होगी। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे तो देश के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी वहां पर होंगे, और हर्षवर्धन ने आज तक से बातचीत करते हुए ये कहा था कि किसी भी राज्य को जो है वैक्सीन की शॉर्टेज नहीं होगी, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन राज्य सरकारों की तरफ से ये मांग की जा रही है कि उनको वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा दिया जाए। कुछ राज्य चाहते हैं कि ओपन कर दिया जाए, सभी को ये वैक्सीनेशन जो है वो दिया जाए, जिससे कि लोग जो है जल्द से जल्द वैक्सीन लेकर उनकी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़े और वो इस कोरोना संक्रमण से जो है वो पीड़ित ना हो। लेकिन इसको लेकर सरकार क्या तैयारियां कर रही है, ये भी एक प्रेजेंटेशन वहां पर दिया जाएगा और उस प्रेजेंटेशन के जरिए बताया जाएगा कि आपको आगे आने वाले दिनों में वैक्सीनेशन को लेकर क्या क्या कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या 30 साल से 45 साल के लोगों के लिए अगली डोज दी जाएगी, उसको लेकर क्या समय सीमा होगी, क्या तारीख होगी, ये भी आज की मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक के अंदर तय किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब बढ़ते हैं चुनावी दंगल की ओर, क्योंकि पश्चिम बंगाल में इस वक्त ये घमासान अपने चरम पर पहुंच चुका है। चौथे चरण का मतदान 10 अप्रैल को होना है। आज चौथे चरण के लिए ही आखिरी दौर का प्रचार भी होना है। सभी पार्टियां अपनी ताकत झोंक रही हैं, लेकिन इस बीच ममता बनर्जी एक नई मुसीबत में घिर गई हैं। दरअसल मुस्लिम को एकजुट होने के बयान को लेकर अब ममता बनर्जी को चुनाव आयोग ने नोटिस थमा दिया है। 48 घंटे के भीतर जवाब मांगा गया है, लेकिन ममता बनर्जी से तिलमिला गई है। उनका ये कहना है कि चुनाव आयोग पक्षपात कर रहा है। সবাই মিলে আজানের ধ্বনি দেবেন, দেখবেন সবাই একজোট হয়ে যাবে। सभी मुसलमान एक हो जाओ, वोट बंटने मत दो। ओ मुस्लिम वोट बैंक भी आपके हाथ से निकल गया है। बंगाल के चुनावी संग्राम में 10 अप्रैल को चौथे चरण के मतदान से पहले चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को एक नोटिस भेजा है। 48 घंटे में ममता बनर्जी को नोटिस का जवाब देना है। सबसे पहले बंगाल चुनाव में नोटिस वाले अध्याय की कहानी समझिए। इसे समझने के लिए आपको ममता का बयान सुनना होगा, जो उन्होंने 3 अप्रैल को प्रचार के दौरान दिया था। আর যদি সংখ্যালঘু এলাকায় দেখেন অত্যাচার করছে, একদম সবাই মিলে আজানের ধ্বনি দেবেন, দেখবেন সবাই একজোট হয়ে যাবে। सुना आपने, ममता ने रैली में यही बयान दिया और इसी बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की अगुवाई में बीजेपी डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। वहाँ पर कहा जा रहा है कि मुसलमानों को एकजुट हो जाओ, एकजुट होकर के हमें वोट करो, बीजेपी को हराओ। ये तो सिर्फ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं है, बल्कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का वायलेशन है और क्रिमिनल वायलेशन है। इधर बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की तो उधर प्रधानमंत्री मोदी ने भी बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी पर निशाना साधा था। दीदी, मुझे पता नहीं है कि आपको चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है या नहीं, लेकिन आपकी ये बात साफ बताती है कि आप जिनके भरोसे चुनाव के मैदान में थी, वे भी अब आपसे चले गए हैं। अगर हमने कहा होता सारे हिंदू एकजुट हो जाओ, बीजेपी को वोट दो, तो दीदी ये इलेक्शन कमीशन हमें 8-10 नोटिस भेज देता। ममता पर चुनाव सभा के दौरान धार्मिक आधार पर टीएमसी के लिए वोट मांगने का आरोप बीजेपी ने लगाया है। इसी आरोप में चुनाव आयोग ने ममता को नोटिस भेजा है। इसे आप 5 पॉइंट से समझिए। बड़ी बात नंबर 1, 3 अप्रैल को ममता बनर्जी के बयान की जांच की गई। बड़ी बात नंबर 2,
बयान रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की धारा 123 की सब सेक्शन 3 और धारा 3A का उल्लंघन है। बड़ी बात नंबर 3, आदर्श चुनाव आचार संहिता की धारा 2, 3 और 4 का भी उल्लंघन है। बड़ी बात नंबर 4, नोटिस मिलने के 48 घंटे में ममता को अपने बयान पर सफाई देनी होगी। बड़ी बात नंबर 5, नोटिस का जवाब नहीं देने पर चुनाव आयोग एक्शन लेगा। नोटिस पर टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा, टीएमसी की शिकायत का क्या? पहले बीजेपी उम्मीदवार की तरफ से कैश बांटने का वीडियो सबूत पेश किया गया था। दूसरी बीजेपी की तरफ से कैश कूपन बांटने की शिकायत के मामले का क्या हुआ? जेंटलमैन, कम से कम निष्पक्षता के अंतर को बनाए रखें। अब बंगाल के चुनाव में बीजेपी और टीएमसी में नोटिस युद्ध शुरू हो गया है और इस युद्ध में सियासी हमला चुनाव आयोग पर हो रहा है। संजय शर्मा, आज तक। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता प्रेमा राजाराम इस वक्त जुड़ गई हैं। प्रेमा, इतनी अनुभवी और परिपक्व नेता है ममता बनर्जी, क्या वो इस बात से वाकिफ नहीं है कि किसी भी चुनावी रैली या संबोधन में आप एक समुदाय विशेष को एड्रेस नहीं कर सकते हैं? और इसी बात को लेकर पहले वो आपत्ति जता चुकी हैं प्रधानमंत्री पर। उनका कहना था कि मतुआ समुदाय को साधने की कोशिश कर रहे हैं पीएम, अब वही गलती वो खुद कर रही है। जी हाँ, अब वही गलती ममता बनर्जी खुद कर रही है। जो इस रैली में उन्होंने मुस्लिम वोट के बंटने की गुहार की और इसी वजह से इलेक्शन कमीशन ने ममता बनर्जी की को एक चिट्ठी लिखी और ये चिट्ठी का जवाब ममता बनर्जी को 48 घंटे के अंदर देना ही पड़ेगा, वरना चुनाव आयोग एक्शन लेगा। तो ममता बनर्जी अभी मुसीबत में पड़ गई है और बीजेपी का पहले से ही कहना है कि वो तुष्टीकरण अपीजमेंट पॉलिटिक्स करती रही है और इस बार भी बीजेपी ममता बनर्जी को बार बार कहती रहे अपनी रैलियों में कि ममता बनर्जी अपीजमेंट पॉलिटिक्स में इंडल्ज कर रही है और इस बार ममता बनर्जी को इस चिट्ठी का जवाब देना पड़ेगा 48 घंटे में, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से जो तमाम जानकारी के लिए आपका प्रेमा राजाराम हमारी संवाददाता इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चुनावी दंगल की, क्योंकि चौथे दौर का मतदान 10 अप्रैल को होना है। इस बीच तमाम पार्टियां रैलियों के जरिए, रोड शो के जरिए अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगी हैं। जेपी नड्डा की आज अलीपुर द्वार और दिनहट्टा में अहम रैलियां होनी है। वहीं ममता बनर्जी आज हुगली, हावड़ा और साथ ही दक्षिण 24 परगना में रैली करने वाली हैं। बाबुल सुप्रियो टॉलीगंज से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पायल सरकार भी स्टार प्रचारक हैं, वो भी अपनी किस्मत इस चौथे दौर के मतदान में आजमाने वाली हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि इस बार चौथे दौर के मतदान के लिए कितनी वोटिंग होती है, कितना वोटर टर्नआउट होता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। बंगाल के चुनाव युद्ध के चौथे चरण के लिए जोर लगाने का आज आखिरी दिन है। 10 अप्रैल को होने वाले 44 सीटों के मतदान का प्रचार आज शाम खत्म हो जाएगा। ये 44 सीटें बंगाल के 5 जिलों में पड़ती हैं: कूच बिहार, अलीपुरद्वार, दक्षिण 24 परगना, हावड़ा और हुगली। 2016 के विधानसभा चुनाव में इन 44 सीटों में टीएमसी की क्लीन स्वीप थी। 2016 में टीएमसी को 44 में से 39, सीपीएम को 2, जबकि बीजेपी, कांग्रेस और फॉरवर्ड ब्लॉक को 1-1 सीटें मिली थीं। लेकिन 2019 में पासा पलट गया। 2019 लोकसभा चुनाव में टीएमसी की बढ़त 25 विधानसभा सेगमेंट तक सिमट गई थी, जबकि बीजेपी 19 विधानसभा क्षेत्रों में आगे थी। इसीलिए अब 44 सीटों के लिए संग्राम आर पार का है। प्रचार के आखिरी दिन एक और जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मिले चुनाव आयोग के नोटिस पर हंगामा बढ़ना तय है, तो दूसरी ओर टीएमसी इस बात को जोर शोर से उठा रही है कि 1 अप्रैल को दक्षिण 24 परगना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए 1-1 हजार रुपए के कूपन बांटे गए। हालांकि बीजेपी ने इसे टीएमसी की प्लांटेड साजिश कहा है। ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিজেপির লোকেরা কুপন বিলি করেছে, যে কুপনে প্রধানমন্ত্রীর ছবি আছে, তার জনসভার কথা বলা আছে এবং 1000 টাকা অঙ্ক উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে আমরা দলীয় সূত্রে খোঁজ নিয়ে জেনেছি এবং বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমেও তার বিস্তারিত বিবরণ বেরিয়েছে। তাতে জানা যাচ্ছে যে যারা মোদির জনসভায় যাবেন এবং বিজেপিকে ভোট দেবেন, তারা এই কুপন বিজেপির প্রার্থীর কাছে জমা দিলে 1000 টাকা নগদ পাবেন। प्रधानमंत्री ने खुद अपनी रैली में कहा ही कि भाई ये आप पर आरोप लग रहा है कि आप पैसे लेकर यहां आए हो। जनता बहुत गुस्से में थी, ये जनता का आपने अपमान किया है। और जहां तक कूपन की बात है,
बहुत सारे कंसल्टेंट आए हैं तृणमूल कांग्रेस के पास, किसने क्यों मैन्युफैक्चर किया है इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। चौथे चरण के प्रचार के खत्म होने से पहले बीजेपी और टीएमसी में ममता बनर्जी के उस बयान को लेकर भी घमासान हो रहा है, जिसमें आरोपों के मुताबिक ममता ने महिलाओं से अर्धसैनिक बलों का घेराव करने को कहा है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से ममता के प्रचार पर रोक लगाने की मांग की है। इस बीच आयोग ने खुद कूच बिहार में बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष पर हमले के मामले में 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट तलब कर ली है। कोलकाता से प्रेमा राजाराम और अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। और इस वक्त हमारी संवाददाता प्रेमा राजाराम जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रेमा, इस चौथे चरण के मतदान के लिए कई हाई प्रोफाइल कैंडिडेट्स हैं, कई अहम सीट्स हैं। बाबुल सुप्रियो लड़ रहे हैं टॉलीगंज से, वहीं आपको बता दें कि बेहाला पुरबा से पायल सरकार हैं और साथ ही वैशाली दालमिया लड़ रही हैं। ये तमाम हाई प्रोफाइल कैंडिडेट्स अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। क्या इनकी स्ट्रैटेजी रहने वाली है? कितना आश्वस्त हैं ये अपनी अपनी जीत को लेकर? बीजेपी की तरफ से वो स्टार कैंडिडेट्स को काफी सीटों से वहां पे उन्होंने फील्ड किया है, क्योंकि ये पार्टी जो स्टार फेसेस है या स्टार पावर को वो लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं वोट के लिए। और वो लोग उनको विश्वास है, बीजेपी पार्टी को विश्वास है कि अगर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से स्टार कैंडिडेट्स को वहां से फील्ड किया गया है, जो सीटों से फील्ड किया है वहां पे वो पहले भी जीत चुके हैं, तो इस बार अगर बीजेपी अपने स्टार कैंडिडेट्स को जो सीट से वो लोग फील्ड करेंगे वहां से भी वो भी जीत सकते हैं। तो इस बार हम देख रहे हैं कि बाबुल सुप्रियो, पायल सरकार जैसे स्टार कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से चौथे चरण के चुनाव में वो लोग लड़ेंगे और देखेंगे कि वो जीत पाएंगे कि नहीं। बैक टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। हमारी संवाददाता जानकारी दी थी कि कैसे चौथे चरण के मतदान के लिए सभी ने तैयारी कर ली है। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि कल अमित शाह ने जबरदस्त तरीके से रोड शो और रैलियां की। वो सिंगूर भी पहुंचे, जो ममता बनर्जी की पहचान बताया जाता है, क्योंकि यहीं से ममता बनर्जी ने आंदोलन किया था और तमाम तरीके से अपने साथ जनता को जोड़ा था। उसी सिंगूर से ताबड़तोड़ हमले अमित शाह ने ममता बनर्जी पर किए, लेकिन ममता बनर्जी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। फ्रस्ट्रेशन बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का विजय हुआ है। पहले से ज्यादा तीखे वार, पहले से ज्यादा कड़वाहट भरी तकरार, पहले से ज्यादा एक दूसरे पर प्रहार, पहले से ज्यादा भीषण चुनावी प्रचार। बंगाल के चुनाव में 3 चरण के बीतने के बाद अब सब कुछ पहले से ज्यादा है। जिस सिंगूर में टाटा के खिलाफ आंदोलन करके ममता ने अपने हक का आकाश रचा था, आज उसी आकाश के नीचे सड़कों पर गृह मंत्री अमित शाह का कारवां था। हजारों हजार की तादाद के बीच भावों से भरे हुए शाह थे। जुबान पर था जीत का दावा। ममता बनर्जी जब पीएम की बात करते हैं तो वो कहती हैं कि पीएम पर्सनल हो रहे हैं, अब शब्दों का इस्तेमाल करें। देखिए, आप 10 साल से शासन में हो और यहाँ पर जो करप्शन है, लॉ एंड ऑर्डर की डिटोरिएशन है, घुसपैठ है, इसके लिए आपको जिम्मेदार ठहराए, तो इसमें पर्सनल क्या है? यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है तो चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। इधर अमित शाह अपनी जीत का दावा कर रहे थे, उधर ममता बनर्जी कूच बिहार में ऐलान कर रही थी कि किसी भी सूरत में बंगाल में जीत टीएमसी की ही होगी। তাহলে খেলা হবে, এমন করে খেলবেন, একটা করে ভোট দেবেন আর একটা করে বল এমন ভাবে মারবেন যেন মাঠের বাইরে বেরিয়ে যায়। একেবারে বিজেপিকে পরাস্ত করতে হবে। दोनों ओर से जीत के दावे तो किए ही जा रहे हैं, मगर दोनों ओर से एक दूसरे के प्रति कड़वाहट भी पहले से ज्यादा होती जा रही है। सिंगूर के बाद अमित शाह दोमजूर पहुंचे। यहाँ उन्होंने एक रिक्शा चालक के यहाँ खाना खाया। खाना खाने के बाद अमित शाह बाहर निकले तो ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोला कि ममता बनर्जी फ्रस्ट्रेट हो गई हैं।
और बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी का बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी कल रोपड़ से बांदा जेल पहुंच गया, लेकिन उसका जिक्र कल पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी हुआ है। पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में एक रैली में योगी आदित्यनाथ ने बगैर मुख्तार अंसारी का नाम लिए कहा कि अपराधी और माफिया कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ढूंढ करके उसको पाताल से निकाल करके जेल में डालेंगे। उन्होंने बंगाल के आपराधिक तत्वों को चेतावनी दी कि 2 मई के पहले खुद को सुधार लो, नहीं तो जैसा दृश्य कल उत्तर प्रदेश में दिखाई दिया है, ऐसे ही ढूंढ कर यहां भी गुंडे और माफिया निकाले जाएंगे। अभी से आदत सुधार लो, सुधर जाओगे तो भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ लाइन में लग करके चुनाव करके पक्ष में पोलिंग करवा करके अपनी गलतियों का पश्चाताप कर लो, अन्यथा 2 तारीख के बाद फिर तय कर लो। कानून ढूंढ करके निकालेगा, जैसे कल का दृश्य आपने उत्तर प्रदेश के अंदर देखा होगा। ये अपराधी और माफिया कितना भी बड़ा क्यों नहीं होगा, ढूंढ करके उसको पाताल से निकाल करके जेल के अंदर डालने का काम किया जाए।